चलो, तो आज से स्टार्ट करना है हमने उत्तराखंड का जीएस। इसके सिलेबस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको पता है यूट्यूब पर भी है और मैंने अपलोड भी कर रखा है। जो कोर्स पेज है ऐप के अंदर, उस पर भी मैंने सिलेबस का अपलोड कर रखा है। तो जनरली सिलेबस जो भी आपकी नॉर्मल बुक्स के अंदर जो कंटेंट होता है, सिलेबस वैसा ही कुछ रहता है। एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ता है जो हमेशा सेम ही रहता है, और एक साथ साथ में कुछ चीज़ें जो चेंज होती रहती है। जैसे डेटा, कोई भी चीज़ का डेटा जो होगा सेंसस से रिलेटेड हो गया या कोई नया जो डेटा आएगा वो आपका चेंज होता रहेगा। तो डेटा अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उत्तराखंड के बुक्स के अंदर क्या है, डेटा की दिक्कत है। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड की वाणी की बुक ले चुके हैं, वो भी देख ली मैंने। उसमें डेटा में बहुत जगह पर गलतियाँ हैं। तो वो क्या है कि पुराना वाला ही कुछ कॉपी पेस्ट करके फिर लगा दिया। फिर जो आर एस रावत की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है, उसकी दिक्कत क्या है, उसमें डेटा ही नहीं है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी किताब के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, जैसे बहुत ज़्यादा कहानियाँ ही कहानियाँ, बलूदी उसमें पैराग्राफ फॉर्मेट में है तो फैक्ट निकल करके नहीं आते हैं। देखो, हमारा काम उत्तराखंड के पेपर के लिए 1/3 पोर्शन एग्जाम में आ रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ आपका जीएस का पूछेगा तो उसका 1/3 यानी कितना हो जाता है, 33% उत्तराखंड से रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा। अब चाहे वो प्री में हो या फिर मेंस में हो। आप प्री तो निकाल भी दोगे एक बार के लिए, चाहे लोअर पीसीएस हो, एनटी हो, पीसीएस हो, सब एक जैसे लग रहे हैं। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, जैसे जैसे हम पेपर देख रहे हैं ना। जैसे पहले ग्रुप सी और लोअर पीसीएस एक जैसा प्री, ग्रुप सी और पीसीएस का प्री भी एक जैसा लगता था, कुछ नहीं लगता था, पेपर उठा करके देख लो। अब थोड़ा फर्क आ रहा है, ग्रुप सी के इजी क्वेश्चंस हैं और पीसीएस में थोड़ा मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन डिफिकल्टी होंगे। तो ये एआरओ, एनटी, लो और हायर पीसीएस जो अपर पीसीएस है, उसमें प्री में कुछ आपने महारत हासिल कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी, नहीं। प्री तो कोई भी निकाल दे रहा है उत्तराखंड का बच्चा जो ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहा है। फर्क कहाँ पर पड़ेगा, जब आप मेंस के लिए पढ़ोगे। और जब आपका प्री निकल जाएगा तो मेंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको। कैसा टाइम नहीं मिलेगा, एनालिटिकल पढ़ने का, थोड़ा सा एनालिसिस करके चीज़ों को लिखना है, क्योंकि मेंस में तो लिखना है, ऑब्वियस सी बात है। तो मोटिव क्या है, आप उत्तराखंड का कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसको प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों चीज़ों लेकर के चलो। प्री भी लेकर के चलो, मेंस भी लेकर के चलो, इंटरव्यू भी लेकर के चलो। और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए आप मेंस के हिसाब से पढ़ो। मतलब उत्तराखंड का जीएस भी मेंस के हिसाब से पढ़ो। लिखना भी तो है ना अपने उत्तराखंड के बारे में। तो जब लिखने के लिए शब्द ही नहीं बन पाएंगे, जब प्री में तो शब्द दिख रहा है तो गोला लग जा रहा है, लेकिन मेंस में वो याद ही नहीं आ रहा है, तो जब आप लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे, तो फिर मेंस में नंबर्स कम हो जाएंगे। नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उत्तराखंड भी मेंस के हिसाब से पढ़ोगे तो प्री के अंदर तो बन ही जाएंगे ना फैक्ट्स वगैरह, वो तो इजी हो जाता है फिर। तो हर एक चीज को एनालिसिस के करके पढ़ना है। अभी कुछ दिन मेरा कोर्स इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें मैं थोड़ा कोर्स के बारे में सब बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड पढ़ना कैसे है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले उत्तराखंड में देखो, आप उत्तराखंड का क्या क्या पढ़ोगे। आप उत्तराखंड के सिलेबस के तौर पर मोटे मोटे उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ोगे। फिर उसके बाद उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ोगे। उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। उत्तराखंड का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट, उनके बारे में क्या स्ट्रक्चर होता है, विधानसभा और गवर्नर, ये सब पूरा पॉलिटी जो हमने मेंस, मतलब जो हमने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ा है वो भी लिंक करना है। जो हमने ज्योग्राफी जीएस में पढ़ी है वो लिंक करनी है, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है ना, चीज़ों को तैयार करना है। फैक्ट तो अपने आप आ जाएंगे। पॉलिटी हो गया, फिर उसके बाद कल्चर हो गया, उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तराखंड में ये सब में तो कई चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी, अलग अलग लैंग्वेजेस, गढ़वाली, कुमाऊनी, इन सब की जो टर्मिनोलॉजीज होगी जो पेपर के अंदर आती है। हालांकि अब कम कर दिया उसने ये पूछना, बट फिर भी तो ये मेजर पोर्शन है। फिर उत्तराखंड का करंट, यही सबसे रिलेट करके फिर उत्तराखंड का करंट अफेयर्स,
उत्तराखंड की हिस्ट्री से कुछ नया, कुछ कोई शोध, कोई रिसर्च आया है, कोई जगह का कोई खोज हुआ है, कोई किसी वंश के साथ रिलेट कर दिया है, वो हिस्ट्री का करंट अफेयर। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इको इको और ज्योग्राफी का करंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि नई नई योजना आ रही है, उत्तराखंड का बजट हो गया, सारी की सारी स्कीम्स हो गई, उसको उसको फैक्चुअल भी पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल की, क्योंकि जब पीसीएस मेंस में जाओगे तो वो उत्तराखंड की कोई भी स्कीम का नाम दे देगा, बोलेगा इसके बारे में लिखो। आपको कितना पता है उसके बारे में वो बोलेगा, इस स्कीम को क्यों लाया गया, इसके क्या फ़ायदे हैं, अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ से आएगी। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, तो उत्तराखंड की पर्सनालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट की पर्सनालिटीज़ और प्रेजेंट की पर्सनालिटीज़। तो थोड़ा जीके वाला उत्तराखंड का जीके का पोर्शन भी होगा। जगह है, डिपार्टमेंट्स, सब कुछ उत्तराखंड के अंदर जो बनता है सारा का सारा कवर अप करना है। लेकिन कैसे कवर अप करना है, एक एनालिटिकल वे में अप्रोच करना, कवर अप करना है, ऐसे गधे की तरह रट्टा नहीं मारना है। अब जब उत्तराखंड का कोर्स शुरू होता है तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाता है ना, ताकि हमें पता लगे कि भाई हम लोग कौन है। और सबसे मज़ेदार चीज़ हमारा इतिहास ही है, और सबसे मज़ा भी पढ़ने में इतिहास में आता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अलग अलग एंशियंट के टाइम पर उत्तराखंड क्या था, मिडीवल में क्या था, मॉडर्न में क्या कहानी थी, अंग्रेज जब यहाँ थे, राजा महाराजा जब यहाँ थे, या उससे पहले आदि मानव जब यहाँ रह रहा था, तब का भी इतिहास है उत्तराखंड से रिलेटेड। और सर हमारा हिस्ट्री तो वहीं से नहीं, हमारा हिस्ट्री तो देवी देवताओं से भी रिलेट कर जाता है। स्कंद पुराण में क्या था, या मानस खंड में क्या था, केदार खंड में क्या था, और हमारी रुचि वहां अंदर घुसती जाती है। और ये क्या, इस किताब में ये लिखा हुआ है, उस किताब में ये लिखा हुआ है, वंशों के इतिहासों में, राजाओं के इतिहासों में घुसे रहते हैं, पर उसमें से प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम निकलती है। हिस्ट्री पढ़ना जैसे खोदा पहाड़ और निकली जोइया, वैसा रहता है एग्जाम के अंदर। अब पहले क्या होता था, काफी क्वेश्चन पूछता था, उसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। मैं 30 क्वेश्चन पूछूंगा उत्तराखंड से, तो मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा हिस्ट्री से, 5-6 ज्योग्राफी से, 5-6 इकोनॉमिक्स से, 5-6 पॉलिटी से, ऐसे ही पूछूंगा। कभी कभी 2-1 क्वेश्चन ऊपर नीचे किसी किसी पेपर में हो जाएगा, पर प्री में हो भी गया तो मेंस में तो बैलेंस करके ही पूछेगा ना। तो हिस्ट्री में उतना ही टाइम लगाना है जितना पेपर के लिए रेलेवेंट है। सो मैं सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी से, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ज्योग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, कोई चीज़ें नहीं भी पता होती हैं हमें, तो वो भी हम बेसिक कीवर्ड्स भी साथ साथ में समझ के चलेंगे। चाहे आपने बेशक ज्योग्राफी में पढ़ा हो, नॉर्मल ज्योग्राफी में, पर आपको उत्तराखंड में भी पढ़ना है। अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है तो थोड़ा आसान हो जाता है, अच्छा नहीं है तो उसको साथ साथ में अच्छा करना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक बार अच्छा हो जाता है तो उसके बाद फिर उत्तराखंड से आप और कुछ भी पढ़ लो, आपको थोड़ा लोकेशन का आइडिया होता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ की बात हो रही है। और हिस्ट्री भी तब अच्छी लगती है जब आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो। उत्तराखंड का कुछ कुछ ज्योग्राफी आपका हिस्ट्री पढ़ के भी बनता है। तो मेरा कोर्स स्टार्ट होगा कहाँ से, ज्योग्राफी से, बट पहले थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। और आप देखते जाना कि भाई नोट्स भी बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कोर्स भी चलाना है तो कैसे चलाना है। जैसे देखो, एक तो है कि बोर्ड में पढ़ाता रहूं, लिखता रहूं, पढ़ाता रहूं, लिखता रहूं, तो लंबा चला जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी फिल्टर करके सारी चीज़ें दूंगा, आपने साथ साथ में लिखना भी है, नोट्स भी यहीं पर बनाने हैं। जितनी चीज़ें बोर्ड पे आएंगी उतनी चीज़ें आपने साथ में लिखनी भी है, पर पहला ध्यान आपको मेरे को सुनना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि चीजें भी यहीं पर ही याद हो जाए, याद भी यहीं करेंगे, रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि रिवाइज कैसे होगा, मैं बार बार पूछता रहूंगा आपसे, तो रिवाइज भी करना है साथ साथ में। अभी जैसे मैंने सबसे पहला टॉपिक उत्तराखंड के फॉर्मेशन से रिलेटेड यहां पर निकाला है, तो आपको पता है उत्तराखंड के राज्य स्थापना से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना उत्तराखंड के फॉर्मेशन से। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने वो सारी डेट्स एक साथ इकट्ठी कर दी जो आपके उत्तराखंड फॉर्मेशन से रिलेटेड है। देखो हमारा काम स्टोरी भी जानना है, पर हमारा काम साथ साथ में पेपर के लिए भी जानना है। और फिर जो ऑप्शन देगा उत्तराखंड के, जैसे मैंने बोला फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसने कुछ 4 डेट्स दे दी। अब वो 4 डेट्स में जितनी डेट्स उत्तराखंड की फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वही ऑप्शंस में घूम रहे होंगे, कम से कम 2 तो घूमेंगे, तो वो आपको कंफ्यूज भी करेगा।
तो इसीलिए सारी डेट्स को एक साथ रख दो। अब जैसे मैंने यहाँ पर 1 अगस्त 2000, 10 अगस्त 2000, 28 अगस्त 2000, 9 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2007, मैंने कितनी डेट्स रखी हुई है उत्तराखंड की फॉर्मेशन से रिलेटेड? 5। तो अच्छा, उत्तराखंड की कहानी तो यही है ना, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मतलब ये चीज आगे जब मैं उत्तराखंड के बारे में और जब गहराई में जाएंगे टॉपिक वाइज, तो ये और डिटेल में जाएगा। मतलब ये और डिटेल में जाएंगी, जो भी चीजें मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा उसकी डेप्थ आगे और आएगी। तो ये तो सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य, उसका आंदोलन का इतिहास अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पर उसी आंदोलन के इतिहास से ये सारी डेट्स निकल करके आई होंगी। ये सिर्फ उत्तराखंड राज्य के फॉर्मेशन यानी कि स्थापना से रिलेटेड डेट्स है। अब आपके सामने 1 अगस्त, 10 अगस्त, 28 अगस्त, 9 नवंबर, 1 जनवरी, ये कुछ डेट्स हैं। क्या आप में से किसी ने पढ़े हैं? इसमें से एक डेट तो आपको सबको पता होगी, कौन सी? ये डेट सबको पता होगी ना। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ऑफिशियली उत्तराखंड का गठन हुआ था। क्या आप जानते हो कि जो बिल पार्लियामेंट में, उत्तराखंड का किसी भी स्टेट का गठन हमारे पॉलिटी से लिंक करके चलना है, ठीक है? जैसे मैं कितना डेप्थ में और कितना आपको लिंक करूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में उत्तराखंड भी लिंक करके पूछेगा, और पूछ रहा है वो। उत्तराखंड भी पॉलिटी के साथ लिंक करेगा, पॉलिटी की चीजें पॉलिटी से लिंक करेगा, हिस्ट्री की हिस्ट्री से, और ज्योग्राफी की ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स से लिंक करके पूछेगा। तो जैसे मैंने बोला कि चलो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी ऑफिशियली। तो ये स्थापना किसने करी थी? हमारे पार्लियामेंट ने करी थी ना। तो जो हमारे पार्लियामेंट में उत्तराखंड के स्टेट को फॉर्मेशन को लेकर के जो बिल लाया गया था, उस बिल का नाम पता है आप लोगों को? जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया ना, अब उत्तराखंड में क्वेश्चन जो आयोग के अंदर बैठे हुए लोग जो बना रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं किताबें उठा करके क्वेश्चंस बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं यार इसको थोड़ा घुमाता हूं मैं, उनको पैसे कैसे मिल रहे हैं इसको घुमा के पूछो, क्योंकि हमको चाहिए अधिकारी। और अधिकारी का दिमाग कैसा होना चाहिए? अभी तक जो अधिकारी आ रहे थे वो तो ऐसे ही आ रहे थे, समूह वाले ही। अब मुझे पीसीएस अधिकारी चाहिए, तो मुझे पीसीएस अधिकारी और ग्रुप सी अधिकारी के कर्मचारी में डिफरेंस चाहिए ना, कि नहीं चाहिए बताओ? तो मेरा पेपर भी उस लेवल से होना चाहिए, मेरा उसको टेस्ट करने का प्रोसीजर भी वैसा होना चाहिए ना। तो कौन सा बिल था, किसी को है याद? थोड़ा बहुत हर कोई, आप देखो, अपने राज्य के बारे में जानता है। हमने उत्तराखंड बहुत घूमा है, घूमते हो ना आप लोग उत्तराखंड बहुत, आपको लगेगा यार ये घूमने वाले नॉलेज से तो पेपर ही नहीं क्रैक हो रहा है, उससे तो कुछ ही एक दो सवाल कभी कभी क्रैक हो जाएंगे। व्लॉगर्स इतने सारे उत्तराखंड में घूम रहे हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, उनकी भी वीडियोस देख लोगे आप, आपको लगेगा कि यार इनको देख करके भी हमारा उत्तराखंड का पेपर तो तब भी क्रैक नहीं हो रहा है। क्योंकि आयोग ये व्लॉगर्स और इनके हिसाब से तो प्लेसेस का वीडियो, वो क्वेश्चन बनाएगा नहीं ना। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, कौन से बिल था जो हमारी संसद में प्रेजेंट किया गया था, जिस बिल का, जो बिल कानून बना होगा, पास हुआ होगा, तभी तो हमारा उत्तराखंड का राज्य बना होगा ना। ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से बना हुआ है। तो आपने पॉलिटी पढ़ी है, अब आप पॉलिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या बना होगा? जब कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से बनता है तो क्या क्या नाम होता है उस बिल का? है कुछ आइडिया किसी को? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जिस बिल के तहत उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, तो उस बिल का नाम क्या था नीचे, और नीचे ऑप्शन है, ठीक है? उत्तराखंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तरांचल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। चार मैंने मुंह से वर्बली बोल दिया, मैंने लिखे नहीं, तो हमने दिमाग में, आप जैसे, ये मैं अभी देखो कोर्स, हम जान रहे कि हमने पढ़ना कैसे है। जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया आपसे, मैंने क्या क्या ऑप्शन दिया? मैंने एक दे दिया यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऐसा करके कुछ, मतलब बिल है ना ये, तो बिल दे दिया, ठीक है? पहले तो बिल बनता है ना। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है जैसे उत्तराखंड रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यूके का मतलब उत्तराखंड समझ लीजिए, और तीसरा है यूटी, यूटी का मतलब क्या है? उत्तरांचल रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और चौथा है यूपी एंड यूटी रीऑर्गेनाइजेशन बिल। आप किस पे घोड़ा दबाओगे? तीन पे, यानी कि उत्तरांचल रीऑर्गेनाइजेशन बिल। वेरी गुड। और कोई कुछ तुक्का लगाना चाहता है? बिल का नाम क्या था? वेरी गुड। ए कैसे?
उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल नाम था हमारा, जिस बिल से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से हम बने हैं। आर्टिकल 3 पढ़ा था हमने पॉलिटी का। जिस आर्टिकल 3 हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल से बनता है, ये आर्टिकल 3 से बनता है। ये पॉलिटी में पढ़ा था ना, वो भी रिवाइज होगा ना। साथ साथ मैं आपका जीएस भी रिवाइज करवाऊंगा, लिंक करवाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जब भी किसी स्टेट से 2-3 स्टेट या एक स्टेट बनेगा, तो जिस स्टेट में चेंज हो रहे हैं उसका नाम आएगा ना। तो आपका नाम आएगा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की सीमा को रीऑर्गेनाइज करा है। जब तक रीऑर्गेनाइज नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे राज्य का नाम थोड़ी आएगा। हाँ, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइज होकर के हमारा जो राज्य बना उसका नाम था उत्तरांचल। तो 9 नवंबर को उत्तरांचल का फॉर्मेशन हुआ था। किस बिल से? अब यहां पर मैंने कितनी सारी डेट्स लिखी हुई हैं। ये बाकी डेट्स किस लिए है? ऐसी कंफ्यूज करने के लिए। अब समझ में आ गया, दिमाग लगा दिया आपने। इतना तो मुझे समझ ही गए होंगे ना कि मैं भी कंटेंट किस हिसाब से बनूंगा। मैं यूपीएससी या फिर यहाँ पर उत्तराखंड बना रहा हूं तो मैं यूके पीएससी के हिसाब से कंटेंट बनाऊंगा। मेरी सोच कहाँ मैच होनी चाहिए? मुझे बच्चों को एक किताब नहीं बना के देनी है नोट्स की जो कि मेरी बिके। जैसे वाणी की किताब बना दी ना उन्होंने। वो जरूरी थोड़ी कि यूकेपीएससी की सोच के हिसाब से किताब बना रहा होगा। अजय रावत ने हिस्ट्री लिखा, अजय रावत की किताब है ना एक हमारी उत्तराखंड के इतिहास में। तो अजय रावत ने जब उत्तराखंड का इतिहास लिखा तो उसने ये नहीं लिखा कि मेरे लिखे हुए इतिहास से यूकेपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो मैं उस हिसाब से इतिहास लिखूं। उसने तो इतिहास लिख दिया अपने हिसाब से। अब यूकेपीएससी उसमें से कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो यूकेपीएससी के ऊपर बात है ना। आपको तो यूकेपीएससी को डिकोड करना है, ना कि अजय रावत को डिकोड करना है। तो मैंने यूकेपीएससी को डिकोड करना है ये पूरे कोर्स बनाते बनाते बीच बीच में। ये बाकी सारी डेट्स क्या है? 1 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और वर्ष कौन सा था? 2000। ये लोकसभा में पास किया था। अभी आप लिखना मत, आगे स्लाइड में मैंने दे रखा है। स्लाइड में नोट्स आपको सब कुछ है, आपको खुद से कुछ मेहनत नहीं करनी है, मैंने सब फिल्टर करके दे रखा है। पर आप समझो कि जो उत्तर प्रदेश का बिल सबसे पहले कौन से सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। तो लोकसभा में ये पास हुआ था कब? 1 अगस्त 2000 को। तो लोकसभा से जब बिल पास होगा तो फिर कौन से सदन में जाएगा? तो राज्यसभा में कब गया ये? राज्यसभा ने पास करा कब? 10 अगस्त उसी साल। और राज्यसभा से जब बिल पास होता है तो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास। तो यहां पर किसने साइन मार दिया? प्रेसिडेंट ने हमारे बिल को साइन मार दिया। तब जिस दिन प्रेसिडेंट साइन मार देता है बिल को, तो क्या वो उस दिन वो कानून पास माना जाता है लेकिन लागू हो जाता है? नहीं। हमारा जो बिल जो 28 अगस्त को पास हुआ, हमने इंतजार करा कब तक का? 9 नवंबर का। तो 9 नवंबर को क्या बना? उत्तरांचल स्टेट का ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? ऑफिशियल फॉर्मेशन। सरकारी रूप से हम बने 9 नवंबर को। तो डेट्स आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा ये डेट्स आपको कोई भी एक डेट याद रख लो। आप 1 अगस्त की डेट, 9 नवंबर तो हमें पता ही है। तो ऑब्वियसली अगर वो बिल पूछेगा कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश वाला बिल उत्तराखंड के निर्माण के लिए कब पास हुआ था, तो यार कोई गधा ही होगा जो 9 नवंबर 2000 के बाद की डेट भी ऑप्शन में है और वहां कोई लगा देगा तुक्का मार के भी। अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो एलिमिनेट भी कर दोगे अगर आपको याद नहीं होगा। तो 1 अगस्त याद रखना है लोकसभा में, ठीक है। 10 अगस्त राज्यसभा में और 28 अगस्त राष्ट्रपति ने। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनाएगा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना का बिल राष्ट्रपति द्वारा किस दिन हस्ताक्षर हुआ था, किस दिन साइन हुए थे? 10 अगस्त। ये 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये 3 क्योंकि याद करना डिफिकल्ट है ना, इसलिए ये डिफिकल्ट वाले दिन, किसी को कभी दिन खराब होगा तो यहां से पूछ लेगा कि लोकसभा में कब पारित हुआ था, क्या है। ये अभी सेकंड फेज। पहले डेट्स क्या हुआ, उसके बाद ये डेट्स है क्या हुआ, उसके बाद व्यक्ति विशेष। मुझे पता है कि तुमको भी क्या जानना है और वहीं पर ही फिल्टर कर रखी है मैंने सारी चीज। आपको भी बाद में नोट्स में अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब मैं ढूंढ करके दूंगा। और बुक में एक जगह है नहीं सब कुछ, कहीं कहीं है, कहीं कहीं पर कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा।
तो डेट्स क्लियर हो गई। अब 2007 क्यों है, 1 जनवरी 2007 की डेट क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये डेट किसके लिए है? क्योंकि हमारा नाम तो क्या था, उत्तरांचल। उससे हमने क्या करा, पहले ही क्यों नहीं करा उत्तराखंड, पहले ही कर देते। पहले उत्तरांचल के लिए क्यों एक्सेप्ट करा? क्योंकि जब हमने उत्तरांचल बनाया था तो हम उत्तर प्रदेश से अलग हो रहे थे। उस समय 2000 में हमारी सारी इमोशनल फीलिंग्स इस चीज में अटकी हुई थी कि हमारा राज्य बन जाए। तो ये उत्तरांचल नाम कमिटी ने प्रपोज करा था और आगे चला गया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमें उत्तरांचल नाम नहीं वो सही लगा, हमें उत्तराखंड नाम, क्योंकि उत्तराखंड खंड शब्द का एक पौराणिक समय से एक इतिहास था, मानस खंड केदार खंड से। तो हमने उससे रिलेट करने के लिए इसको उत्तराखंड नाम देने की कोशिश की। अब उत्तराखंड जब नाम चेंज करा होगा तो किसने चेंज करा होगा? ये हमारी विधानसभा ने करा होगा, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया होगा ना? नहीं, गलत। कौन करता है भैया किसी स्टेट का नाम चेंज? राज्य की विधानसभा करती है, राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का मंत्री गण करता है, या केंद्र की संसद करती है, या प्रधानमंत्री करता है? कौन करता है बताओ राज्य का नाम? सर स्टेट असेंबली नहीं करती है। सर आप लोगों ने आर्टिकल 3 नहीं पढ़ा क्या? नाम बदलना, किसी भी स्टेट का नाम बदलने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। तो स्टेट वाला तो बिल देगा ना आगे, स्टेट वाला सिर्फ प्रपोज करेगा कि साहब हम लोगों को अपना नाम बदलना है। उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अर्जी दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तब बिल बनाएगी, उस बिल को फिर लोकसभा में लाएगी। उसमें क्या होगा उत्तरांचल नेम चेंज बिल। तो उत्तरांचल का नाम बदल रहे ना हम तो उत्तरांचल नेम चेंज बिल 2007 ऐसे करके आएगा। वो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर होगा, तब जाकर के आपका नाम क्या रखा जाएगा, उत्तराखंड रखा जाएगा। तो ये जो 1 जनवरी 2007 है, दिस इज द डेट ऑफ द नेम चेंज ऑफ उत्तराखंड। तो ये 5 डेट्स आपको याद रखनी है उत्तराखंड को लेकर के। अब इसकी थ्योरी आप देखो, यहां पर यही बताया मैंने। 1 अगस्त 2000 को क्या हुआ, बिल पास्ड इन लोकसभा। यहां पर मैंने बिल का नाम नहीं लिखा है। 10 अगस्त 2000 को क्या हुआ, बिल पास्ड इन राज्यसभा। 28 अगस्त को क्या हुआ, बिल साइंड बाय प्रेसिडेंट। 9 नवंबर को क्या हुआ, ऑफिशियल फॉर्मेशन ऑफ उत्तरांचल लिखा है मैंने, क्योंकि उत्तरांचल ही बना उस समय में। बेशक आप उत्तराखंड बोल दो बोलने में, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में क्या रहा होगा, उत्तरांचल राज्य का गठन। ये कीवर्ड्स है जो आपको पेपर में इंग्लिश मीडियम में दिखेगा ना। जनरली उत्तराखंड तो लोग सब हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला भी तैयारी में कर रहा है। तो जब वो इंग्लिश में तैयारी करेगा तो उसको क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे ना। और 1 जनवरी को क्या है, नेम चेंज्ड टू उत्तराखंड। ये तो डेट से रिलेटेड बातें हैं। अब सवाल आएगा एक दो जगह से कि 28 अगस्त 2000 को जब उत्तराखंड का बिल पास किया गया था तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या था? ऐसा हो सकता है। किसकी सरकार थी पार्लियामेंट में जो इस सरकार जिसने ये बिल लाने की हिमाकत की या ये बिल लाया? क्योंकि वो आदमी तो हमारे लिए पूजनीय हो गया ना, भगवान देवता हो गया ना उत्तराखंड वालों के लिए, कि उसकी सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी सरकार ने ये बिल पास किया है, ये पहल की है। स्टेट में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार रही होगी? क्योंकि उसका उत्तराखंड आंदोलनकारियों का एक संघर्ष का इतिहास उस समय का होगा, और उस पर हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें आपको याद में रखनी है, क्योंकि कहानियां भी बहुत सारी हैं। इतिहास में तो कहानी ऐसे हो जाती है, चलते चलते बन जाती है। क्योंकि कहानी क्या होता है ना, बच्चों को कुछ भी बता दो, फैक्ट याद कराना है बस, ये कहानी थोड़ी पूछी जाती है वहां पर। बट कुछ सत्यता भी होती है और कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें इमोशनली कनेक्ट करके रखती है, तो वो तो जानना ही जानना चाहिए ना। तो उस टाइम पर क्या हुआ होगा, कुछ व्यक्ति विशेष भी हमने अपने माइंड में रखने हैं इन डेट्स में जो बड़े बड़े ये काम हो रहे थे। तो 1 अगस्त को 2000 को जब बिल लोकसभा में लाया गया होगा तो कौन थी सरकार से केंद्र में 2000 में? कुछ है आइडिया किसकी? कांग्रेस की होगी। कांग्रेस में कौन होगा प्रधानमंत्री? कुछ कोई प्रधानमंत्री तो लाया होगा इस बिल को लोकसभा में, क्योंकि सारे बिल तो वही लाता है कुछ आइडिया?
थोड़ा इतिहास भी पता होना चाहिए ना, थोड़ा पॉलिटी भी पता, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट में अधिकारी बनना चाह रहे हैं तो सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता करने की आपकी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो मन में इच्छा, इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का जो बच्चा है वो बहुत कम इच्छा वाला होता है, उसकी इच्छा बहुत कम होती है, सीमित होती है। आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि मैं कहां से, किस गांव से, किस स्कूल से, कहां से आए हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बैकग्राउंड पीछे था, अब यहां से आगे क्या करोगे वो मैटर करता है। आप चाहे गांव के स्कूल से भी पढ़ कर क्या होंगे उससे कोई मैटर नहीं करेगा, यहां से आगे आप क्या कर सकते हो ये मैटर करता है सर। तो हमने अपनी इच्छा थोड़ी सी क्या करनी है, बढ़ाने हैं, सपने थोड़े से बढ़ाने हैं, तब जाकर के थोड़ा कम वाला अचीव हो पाएगा। तो यहां पर 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 1999 से लेकर के 2004 तक। ठीक है, उस सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी, क्यों उत्तराखंड के लोग, आप जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना पुराने लोग, या जो दिल से जो उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड की बात करते हैं, वो अटल बिहारी, बीजेपी से वो बेशक नाराज होंगे लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से को बहुत सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि उसी व्यक्ति, वही व्यक्ति तो था जो उत्तराखंड का अलग करने का बिल को उसने पुश किया था, जोर डाला था। यूपी में तो ये मुलायम मुलायम इनकी सरकारें हुआ करती थी। हालांकि जब ये पास हुआ था, सॉरी 2000 में, तो खैर यूपी के अंदर बीजेपी ही की सरकार आई थी, बहुत छोटे टाइम के लिए आई थी। उस टाइम पर ही उन्होंने खेल कर दिया था, इधर भी बीजेपी उधर भी बीजेपी, लगाओ जी। क्योंकि सेंटर भी तभी वो बिल आती है जब स्टेट की असेंबली बोलती है। अगर स्टेट ने, उस राज्य ने नहीं बोला होता कि हम उत्तराखंड अलग नहीं कर रहे ना, नहीं होता सर। तो फिर स्टेट में भी परिस्थिति बनी, वहां बीजेपी की सरकार आई गठबंधन के साथ, और यहां पर भी बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति जी कौन थे जिन्होंने इस पर साइन किया होगा? कौन होंगे, कुछ है याद? उत्तराखंड राज्य के गठन के बिल पर किस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है? ये तो कितने फेवरेट बच्चों वाले सवाल हैं ये तो, जो उत्तराखंड में पूछता है कुछ आइडिया? नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने वो पॉलिटी में प्रेसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी भी तो थोड़ी याद रखनी होती है ना, वो तो आपको वैसे भी याद रखनी होती है। अब वहां आपने पॉलिटी में प्रेसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी होगी तो उसको लिंक करेंगे कि यार 2000 के आसपास कौन था, 1997 से लेकर के 2002 के बीच में कौन थे? के आर नारायण। प्रेसिडेंट कौन थे वो पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री तो मैंने बता दिया, अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना? इस तरीके से बता ना। ये वाला नाम चेंज किस, जिसने किया होगा उस टाइम पर किसकी सरकार रही होगी केंद्र में? 2007 में है कुछ आइडिया किसकी सरकार थी केंद्र में? 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार खत्म हो गई थी। 4 से 9, 9 से 14 किसकी सरकार थी? 2 बार कौन प्रधानमंत्री थे? मनमोहन सिंह जी थे। तो ये मनमोहन सिंह जी का काम था। नहीं, अब नाम बदलने में हमको, हाँ यूपीए गवर्नमेंट थी, तो यहां पर हमें यूपी की जरूरत नहीं, यहां पर यूपी था। यूपी का सीएम कौन था, यूपी का गवर्नर कौन था, ये सब यहां पर पूछेगा। तो अगले स्लाइड में मैंने आपको वो सारी बातें बताई है। सबसे पहले तो बिल का नाम क्या था, यहां पर लिख दिया है मैंने, देखो क्या नाम था, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। पॉलिटी पढ़ा था ना, सबसे पहले बिल बनता है, और जब वो बिल संसद से पास हो जाता है तो वो किस, क्या बन जाता है? एक्ट बनता है, यानी कानून बनता है। 10 अगस्त को राज्यसभा में बिल पास हुआ, इसके लिए हमें कोई एडिशनल डिटेल नहीं याद रखनी है। लेकिन 28 अगस्त 2000 को जब राष्ट्रपति जी ने साइन किया तो ये किसने किया था? के आर नारायण। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर लिखना चाहते तो इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 2002। फैक्ट में बहुत दे दूंगा आपको, आपको पता है मेरा जीएस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। 9 नवंबर 2000 को क्या बना ऑफिशियल? और उस टाइम पर अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, यहां भी बीजेपी वहां भी बीजेपी। यहां सेंटर में थे हमारे बामण बुद्धि के अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो यूपी में थे हमारे
ठाकुर बुद्धि के, राजनाथ सिंह। कई बार उत्तराखंड में लोग करते ना बामन ठाकुर वाद ये सब, उसके लिए मैं ऐसी दिमाग में डाल रहा हूँ, कुछ ट्रिक बनाओ पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो राजनाथ सिंह जी वहां यूपी के सीएम थे, और वहां यूपी का गवर्नर कौन था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूपी के गवर्नर कौन थे? सूरजभान। ये आपको याद रखना पड़ेगा साहब। उत्तर प्रदेश में वहां सूरज था, ठीक है, केंद्र में कमल था, और उत्तराखंड खिल गया। तो सूरज, कमल, राज। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जब उत्तराखंड बना होगा 2000 में, तो राष्ट्रपति कौन होंगे? जब 2000 में उत्तराखंड बना था तो राष्ट्रपति कौन थे? अरे के आर नारायण ही तो होंगे यार, 2002 तक हैं, तो 2000 तक आपका बन रहा है। ये फैक्ट ही तो है ना, पर रिलेट करना पड़ेगा ना। कब रिलेट होगा ये? जब थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ और पढ़ लोगे। आप बिना एडिशनल इंफॉर्मेशन के फैक्ट याद ही नहीं होगा। अभी आप देखना कुछ टॉपिक्स आगे ऐसे आएंगे जिसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी डिटेलिंग आगे वाले चैप्टर्स में होगी। आप देखना, हाँ बता तो दिया सर ने, पर ये तो यार याद ही नहीं हुआ। पर वो आगे जब आएगा तो पूरा डिटेल में करेंगे। तो ये तो हो गया बिल, हमारा राज्य गठन से जुड़े हुए कितने लोग चाहिए मुझे? 1 2 3, और एक यहां पर हो गए 4। अब जब नाम बदला गया था 2007 में, हमने नेम चेंज्ड टू उत्तराखंड किया था, तो उस समय हमारे सीएम कौन थे उत्तराखंड के? तो आपको तो बाद में उत्तराखंड के सारे सीएम्स का लिस्ट देखना पड़ेगा ना। नित्यानंद स्वामी से, भगत सिंह कोश्यारी से शुरुआत होगी और फिर ये चलती ही जाएगी आगे। तो 2007 में कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में सीएम कौन थे? एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी। उनके पर्सनालिटी का इतिहास अलग से देखेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नर कौन थे उस समय उत्तराखंड के? गवर्नर सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल। ट्रिक कुछ याद रखने की, 2000 में यूपी का गवर्नर एसयू, सूरज, सूरज सुदर्शन, दोनों एक ही जैसा है। सूरज भी गोल होता है ना, चक्र जैसा दिखता है ना, और सुदर्शन चक्र आपको याद है ही, तो ट्रिक लगा लो कुछ। इधर सुदर्शन था और इधर सूरज था। अग्रवाल याद रख लेना, 2007 में अग्रवाल इनकी मिठाई होती है, मिठाई खाओ, फिर नाम बदल गया। और प्रधानमंत्री कौन थे? सिंह थे। सिंह का मतलब, हाँ तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इतना हिस्ट्री तो, इतना नॉलेज तो पता ही होना चाहिए ना। मनमोहन सिंह। कितने साल रहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, कुछ आइडिया? 14-15 कैसे? कब से कब तक? अभी तो मैंने बताया था, हाँ 2004 से 9, 9 से 14, तो 10 साल रहे थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। कितने साल रहे थे? ये एडिशनल फैक्ट्स देखो। अब आप ध्यान देना, उत्तराखंड में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ इधर उधर के लिंक करके। क्यों? उत्तराखंड के पेपरों का नेचर है ना, इसका पता नहीं रहता कभी कभी कुछ फैक्ट्स कहाँ से किधर जोड़ करके कर दे। आप तो उतने तक सीमित रहे जितने में किताब ने दे रखा है ना, पर कभी कभी वो क्या करेगा, उस फैक्ट को दूसरे फैक्ट से लिंक कर देगा। इसके लिए आईक्यू लेवल चाहिए। ये इतनी बातें याद आई? हम्म, चलो, कौन कौन सी डेट्स है? 1 अगस्त, 10 अगस्त, 28 अगस्त, 9 नवंबर और 1 जनवरी। शुरुआत 1 से हुई बिल लाने की, बिल लोकसभा, और खत्म भी 1 पे हुआ। देखो ना, यहाँ पर कुछ दिमाग के अंदर डालो ना। 1 से शुरू हुआ, 1 पे ही कहानी खत्म करी हमने। 1 अगस्त से शुरुआत करी बिल पास करने की, और 1 जनवरी में हमने सांस ली कि नाम बदल गया। अब इसकी आगे कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी। सम ऑफ द ट्रिक्स दैट यू कैन रिमेंबर। अब उत्तराखंड की कैपिटल, बोर्ड पे मत देखना, बस मुझे सुनना। तो सर उत्तराखंड की कैपिटल का भी सर आप बताओगे? सर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप हमें उत्तराखंड का कैपिटल बताओ कि कौन सा है, क्या है। तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कौन सी है? व्हाट इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? हम्म, पक्का? पक्का? देहरादून है? नहीं सर, आप गलत हो गए। गैरसैंण या भराड़ीसैंण? वो भी नहीं है सर, वो भी नहीं है। ये क्या बात हो गई सर, इतने बेवकूफ निकले क्या हम लोग?
सर देर इज नो परमानेंट कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट इन माइंड। उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी है नहीं है। उत्तराखंड के कागजों में, सरकारी कागजों में देहरादून अस्थायी राजधानी है। इसका मतलब आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कोई भी बन सकती है। अब हिस्ट्री पे चलते थोड़ा सा यहाँ, और मैं क्यों ये बता रहा हूँ स्लाइड में आपको दिला रहा हूँ, क्योंकि अच्छा सवाल आएगा इससे, राजधानी से ही। क्या सवाल आएगा कि एक तो स्थायी राजधानी है नहीं, अगर आप पीसीएस तक पहुंच गए, सब माना बात, या एनटी में भी पहुंच गए, उसमें भी तो इंटरव्यू है ना, और आपको उससे पूछ लिया यही क्वेश्चन कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बताओ, तो आप ही यही बोलोगे सर देहरादून। वो बोलेगा नहीं है। आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे, नहीं सर है, बिल्कुल है सर। वो बोलेगा नहीं है सर है। वो कहेगा अक्खड़ है, भगाओ इसको। कुछ भी हो सकता है। सर उत्तराखंड जब बना था ना, तो गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की मांग चली थी उस टाइम पर, जब हमने आंदोलन करा था। मगर जब राजधानी बनती है तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि उस जगह पर संसाधन है या नहीं है, ठीक है, वो जगह अभी राजधानी बनने योग्य है या नहीं है। तो उस समय की सिचुएशन के हिसाब से गैरसैंण राजधानी बनने लायक नहीं थी, तो हमने देहरादून को बना दिया राजधानी। मगर उस एक्ट में लिखा हुआ है टेम्पररी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये टेम्पररी होगी कब तक, जब तक आप कोई परमानेंट नहीं घोषित कर दो। तो गैरसैंण हमेशा से एक मिड पॉइंट रहा है। आप मैप पे देखोगे गैरसैंण को, ये देखिए, तो ये गैरसैंण आपको यहां पर दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट उत्तराखंड के सभी कोनों से ये क्या है, एक तरीके का मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो यार ये तो बनना चाहिए था वैसे देखा जाए तो। बेशक पहाड़ों में है लेकिन मिड पॉइंट तो है ना। अब यहाँ देहरादून आपकी कैपिटल है, तो छोड़ो, एक पिथौरागढ़ के आदमी को यहाँ आने में 12 घंटे लग जाते हैं। डिफिकल्ट है। उत्तरकाशी से यहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, देहरादून कोने में हो गया। तो लोगों ने भी बोला कि पहाड़ में होनी चाहिए राजधानी, ताकि बीच में होगा तो सब जगह से रोडें आएंगी, सोचो, और इससे क्या होगा, सब जगह का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड। क्योंकि रोड जाएगी तो आपको पता है रोड के साथ विकास अपने आप आगे खिंचता है। मगर सर पहाड़, एक बार नेता देहरादून में बैठने लग गया तो उसका आना जाना दिल्ली था। गैरसैंण में बैठता तो उल्टियां करता करता जाता इधर उधर। सारे नए नए नेता बन रहे थे। वो कोई कहीं पर शिशु मंदिर का टीचर था, तो कहीं कहीं कोई छोटा अधिकारी था, कोई छोटा कर्मचारी था। वही तो आज बड़े हो रखे हैं जो ये बड़े बड़े नेता है। तो इन्होंने बोला भाई देहरादून फिलहाल ठीक है, देखेंगे आगे, देखेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे। तो सबसे पहले कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज हुई है 2020 में। 2020 में बड़ा क्या हुआ है कि हमने परमानेंट कैपिटल तो नहीं बनाई कोई एक जगह को, लेकिन हमने विंटर कैपिटल और समर कैपिटल को फिक्स कर दिया, चिन्हित कर दिया है। ये फिक्स कर दिया हमने, विंटर कैपिटल और समर कैपिटल। जैसे जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर, और विंटर कैपिटल क्या है, जम्मू। ये फिक्स्ड है ना उस राज्य के अंदर। ऐसे ही उत्तराखंड ने भी अब क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। हम हिमाचल की तर्ज पर नहीं चल पाए। हिमाचल ने शिमला को फिक्स करा तो फिक्स कर दिया, उसके अलावा उसने कोई नहीं बोला विंटर समर वगैरह ये सब। अब आप समझ सकते हो उत्तराखंड के लीडर्स और उत्तराखंड के लोगों की संघर्ष किस लेवल पर अभी तक है। देखिए, हम अपनी कैपिटल ही नहीं डिसाइड कर पाए। राज्य स्थापन के कितने महीने हो गए, 25वां साल चल रहा है। हमारे लोगों की भी कमी है ये, और नेताओं की तो होगी होगी, क्योंकि नेता तो सामने जनता फुद्दू, तो नेता हो गया महान राजा। तो सर हमारी टेम्पररी कैपिटल बनी थी देहरादून 9 नवंबर 2000 को, ये तो पता है ना। लेकिन मैंने अभी जैसे बोला कि 8 जून 2020, ये डेट याद रख लेना। 8 जून 2020 को धामी सरकार ने ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से, सरकारी दस्तावेजों के अंतर्गत ये क्लियर कर दिया है कि हमारी विंटर कैपिटल क्या रहेगी, यानी कि सर्दियों में हम देहरादून में बैठेंगे, और गर्मियों के टाइम पर हम कहां बैठेंगे, तो गैरसैंण में जो भराड़ीसैंण है, आप गैरसैंण ही बोलना उसमें, क्योंकि भराड़ीसैंण तो पर्टिकुलर स्पॉट है ना गैरसैंण के अंदर, वो हमारा समर कैपिटल रहेगा। अब सर समर विंटर कैसे याद होगा सर ये, अरे इसके लिए कोई तेज दिमाग थोड़ी लगाना है। जहां पर गर्मियों में ठीक ठाक ठंडक महसूस हो जाए तो वहां पर आप क्या कर लीजिए, समर कैपिटल कर दीजिए, क्योंकि भराड़ीसैंण में आप विंटर में झेल नहीं पाओगे उसको। 2014 से लेकर के 20 तक मैं आपको बता रहा हूं, विजय बहुगुणा
पहले मुख्यमंत्री थे 2014 में जिन्होंने भराड़ीसैंण में पहला सेशन करवाया था असेंबली का, स्कूल कॉलेजों में कराया था। फिर उसके बाद बोला कि हम यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, और उसके बाद बिल्डिंग के काम शुरू होने लगे। तो समय समय पर जो भी मुख्यमंत्री आता वो स्टंटबाजी करते। स्टंटबाजी क्या है? समर में भी कभी कभी वहां लगा देते विधानसभा, तो कभी कभी विंटर में भी लगा देते, क्योंकि कुकड़ रहा वहां हरीश रावत, वहां दांत कुकड़ रहे, लेकिन वो कह रहा मैं लगाऊंगा भराड़ीसैंण में लोगों को दिखाने के लिए, या जो भी, टू इम्प्रेस द पीपल। तो किसी ने ये नहीं बोला कि लेकिन गैरसैंण को मैं स्थायी राजधानी बनाऊंगा। किसी ने बनाया क्या? अगर बनाया होता तो देहरादून हट जाता ना अभी तक। किसी ने नहीं बनाया। धामी ने बोला ना तुम्हारी ना इसकी ना उसकी, मेरे को कोई हटा पाएगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, गैरसैंण को कर रहा हूं मैं विंटर कैपिटल, समर कैपिटल, और देहरादून रहेगी विंटर कैपिटल, अनटिल एंड अनलेस हम गैरसैंण को परमानेंटली कैपिटल ना बना पाए। और सर ये रेयर मुश्किल ही बनेगी। अब तो विंटर समर कर दिया ना, तो अब तो आपकी क्या ही बनेगी। अब आपका कोई गैरसैंण ही सिर्फ कैपिटल रहे परमानेंट, ये शायद भविष्य में कोई बहुत ज्यादा कोई उत्तराखंड दिल वाला हुआ वैसा वाला होगा, तो कोई ऐसी पार्टी आ गई, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो मुश्किल ही बनाएगी मुझे लगता है। यूकेडी आएगी तो कभी पूरी आएगी नहीं, कोई क्षेत्रीय दल छुटमुट करके आएंगे, कुछ दबाव बन गया तो बात अलग है, बट संभावना इसकी कम है। तो अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन बनेगा ना, देहरादून विंटर कैपिटल कब बना? 8 जून 2020। गैरसैंण समर कैपिटल कब बना? 8 जून 2020। तो कौन सी डेट निकालनी है आपने? इसके लिए आपको इतनी सी स्लाइड की चीज मैंने आपको बताई, इसको लिख लो आप। इंपॉर्टेंट है ना? कैपिटल से क्वेश्चन आया, पेपर में लगते हुए आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान है, पर सवाल उसने क्या बोल दिया? गैरसैंण कब बना समर कैपिटल? 8 जून 2020। पहला सेशन गैरसैंण में कब हुआ था? उसका अभी मैं जब सेशंस का भी मैं अभी आपको हिस्ट्री बताऊंगा ना, उसके अंदर में सारा विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ, देहरादून में कब हुआ, भराड़ीसैंण में कब हुआ, फिक्स्ड कब हुआ, और विंटर कैपिटल घोषित होने के बाद कब हुआ, सब बताओ। तो ये 2 स्लाइड्स याद है? याद हो जाएंगी ना? अभी मैं बहुत तेज नहीं भाग रहा हूं, तेज भाग के करना क्या है, इतना बड़ा भी कोर्स नहीं है उत्तराखंड का, 5 महीने का मैंने टारगेट दे रखा है, आराम आराम से भी कर लिया तो 6 महीने, लेकिन इसके अंदर हो ही जाएगा। अगली स्लाइड है मेरी कैपिटल से रिलेटेड, और वो सिर्फ लोकेशन वाला है मैप में। तो ये मैप का भी थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में आपको आइडिया देते रहूंगा। इंटरेक्टिव स्टडी का क्या फायदा हुआ, मैप भी तो होना चाहिए ना, बीच बीच में थोड़ा आइडिया आ जाता है। लेकिन कोशिश करना कि उत्तराखंड में सारे मैप्स खुद हाथ से बनाऊं, हाथ से ही बनाने हैं। अभी आगे के टॉपिक्स में मैं दिखाऊंगा कैसे मैप बनाना है, कैसे करना है। तो आपको अगर आप एक, क्योंकि मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं पीसीएस लेवल के लिए, और इस पीसीएस लेवल के अंदर उत्तराखंड में छोटे पेपर ग्रुप डी से लेकर के बीच में जो भी हैं वो सब अपने आप हो गए। आंख बंद करके लगा देना, 50 में से 40-45 वैसे ही आ जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो 5-10 क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा करके आ जाएगा, लेकिन आंख बंद करके 50 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपके वैसे ही हो जाने चाहिए। तो अगर मान लो मैं पीसीएस के हिसाब से बोलूं कि यार देहरादून सही तो है, पीसीएस अधिकारी आप बन गए एसडीएम, बताओ आप एसडीएम कहाँ का बनना चाहोगे? देहरादून का बनना चाहोगे या फिर ये उत्तरकाशी के किसी यहाँ के जिले का बना दें आपको? आप बोलोगे सर मन में तो देहरादून ही चाहिए है सर, पर आपको यहाँ फेंक दिया जहाँ कहीं कहीं पर आपको क्या पता पैदल ही जाना पड़ दे इधर उधर कोई भी मुद्दा देखने के लिए, तो फिर यहाँ तो जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन भावनात्मक रूप से आप क्या प्रेफर करोगे? गैरसैंण। क्योंकि अगर गैरसैंण कैपिटल बनती है तो आप देखिए मैप पर गैरसैंण की लोकेशन एक सेंट्रल पॉइंट की आ रही है। ऊपर से उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और इसको पहाड़ी राज्य के तौर पर ही अपने दिमाग में हमें रखना चाहिए। आज हम उत्तराखंडियों के अंदर पहाड़ छोड़ करके मैदानी इलाकों की क्या बन चुकी है? चाह बन चुकी है। उसकी कई वजह है, ऊपर सुविधा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, और ऊपर से क्या नहीं है, वो आपदाएं हैं। फिर अब एक नया आ गया प्रकृति का प्रकोप यानी आपदाएं। ये सब हिमाचल में भी चल रहा है, लेकिन हिमाचल के सब लोग भाग भाग के तो नहीं जा रहे, वो तो पूरा पहाड़ी राज्य है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। नॉर्थ ईस्ट है, वहां भी सब कुछ हो रहा है, सब पहाड़ है, वहां तो कोई जा ही नहीं रहा इधर उधर।
तो ऐसा हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रही होगी ना। आगे एनालिसिस करेंगे उस दिक्कतों को, मगर सेंटर पॉइंट है इसलिए ये ध्यान रखना है। गैरसैंण कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, चमोली के अंदर आता है। तो ये जैसे कोई नॉन गैरसैंण वाला, नॉन चमोली या इधर इधर नीचे वाले बच्चों को थोड़ा कम ध्यान रहता है ऊपर क्या हो रहा है। प्लेन के लोगों को पहाड़ों की कोई वो नहीं होती है, तो प्लेन्स के उसको पहाड़ों का जीके कमजोर होगा और पहाड़ वाले का प्लेन वाला जीके कमजोर होगा। तो ये थोड़ा सा चलता रहता है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मैंने पूरा स्ट्रक्चर यहां बनाया है। हमारा पूरा का पूरा राज्य ये क्या है, उत्तराखंड। अब ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा राज्य आपका है, ये इतना बड़ा राज्य को कैसे चलाएं, कैसे मैनेज करें, उसके लिए कुछ सिस्टम बना रखा होगा ना। सबसे इजी किसी भी राज्य को चलाने के लिए उस राज्य को आप किस में बांट दो, जिलों में बांट दो, यही होता है। तो कोई भी अगर स्टेट होता है तो उसको सीधा किस में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में। आप कोई भी स्टेट लो, यूपी देख लो 70 डिस्ट्रिक्ट है ना, ऐसी 72, ऐसी बिहार देख लो, और सबको आप सीधा स्टेट पढ़ोगे उसके डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ने लग जाओगे। सिर्फ भारत के इतिहास के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसका प्रशासनिक ढांचा थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग यह है कि यहां डिस्ट्रिक्ट से पहले प्रशासन के तौर पर एक शब्द और आ गया, वो क्या है, मंडल। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजन। ठीक है, हिंदी में मैंने मंडल शब्द भी लिख दिया क्योंकि सर उत्तराखंड का पेपर है, ये धोखा देगा। ये इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या धोखा देगा, हिंदी का वर्ड ही इंग्लिश में भी लिख देगा वैसे ही, जबकि मंडल हिंदी का शब्द है और उसका अंग्रेजों ने जो शब्द बनाया था वो डिवीजन बनाया था। रेंज भी बोल सकते हैं हम इसको, डिवीजन, रेंज, मंडल। कीवर्ड्स पूरे पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कीवर्ड ही नहीं समझ में आएगा तो एक्यूरेसी कैसी आएगी आपकी, मुश्किल आ जाएगी। तो मंडल में है। फिर मंडल के हिसाब से हमने क्या करा, ऐसे एक लाइन खींच दी। हमने बोला ये वाला मंडल अलग, ये वाला मंडल। तो सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही है ना, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये हमने नहीं करा है, ये इसने करा है, अंग्रेजों ने करा है। कब करा था, इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, हालांकि इसकी डेप्थ आगे हिस्ट्री में है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पता हो कब करा था ये मंडल वंडल ये सब। हम्म 1854। कंफ्यूजन है ऐसा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ही। मंडल की स्थापना कौन सा मंडल पहले बना था, कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल? कुमाऊं। कब बना था कुमाऊं मंडल? 1854। और गढ़वाल मंडल, अच्छा कमिश्नरी भी बोल देते हैं कभी कभी इनको। अंग्रेजों ने ये मंडल क्यों बनाए थे, रीजनल डिवीजन की वजह से। ठीक है ये बात सही है कि अंग्रेजों ने ये मंडल बनाए, अपने टाइम पे डिवीजन्स बनाए। ये एरिया उन्होंने किससे लिए थे, नेपालियों से लिए थे। वो गोरखाओं ने क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था ना, यहाँ के वो कुमाऊं वालों की तो राजवंश खत्म ही कर दी थी और टिहरी वाला थोड़ा सा बच गया था। टिहरी वाले ने फिर अंग्रेजों को इन सबको बुलाया तो थोड़ी बहुत उसकी साख बच गई। तो उधर नेपाली थापा, ये अमर सिंह थापा, ये सब सब हारे। तो थापा ने बोला चल वेस्टर्न साइड मेरा है, ईस्टर्न साइड तुम रख लो, यानी काली नदी से इधर का हमें दे दिया। छोटा सा इतिहास है, लंबा इतिहास, पूरे कैरेक्टर के साथ लड़ाई झगड़ा, इधर का सेनापति उधर का सेनापति, सबके हाथ में भाले तीर कमान सब रख के सुना दूंगा मैं हिस्ट्री जब आएगी। बट अंग्रेज को जब ये एरिया मिला काली नदी से इधर का, तो उन्होंने बोला भाई इतने पहाड़ हैं, यहाँ कौन जा रहा है, कैसे होगा मैनेज इसका। तो तब जाकर के उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, प्रशासन की सहूलियत के लिए दो हिस्से करे। उसी टाइम कर दिया था, बट ऑफिशियल डिक्लेरेशंस इनकी अलग अलग टाइम पर हुई। आप समझ रहे हो। तो अभी एक उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्टों में आपको बहुत दिक्कत आएगी। कोई चीज कब बनरी शुरू हुई, जैसे कैंट का कोई एरिया कब स्टार्ट हुआ है और ऑफिशियली कैंट कब घोषित हुआ है, ऐसे बहुत जगहों पर ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो इन्होंने दो डिवीजन करे और वही चीज हमने कंटिन्यू करी। और जब आगे चल करके इनफैक्ट जब यूपी में था उत्तराखंड, तब भी ये दो डिवीजन्स ऐसे ही चलते थे। तो जब उत्तराखंड बन गया तो हमने क्या करा, इस एरिया के अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स को बांटना शुरू कर दिया। ठीक है, और तब
मंडल के अंदर आए आपके डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड की प्रशासनिक इकाई, रीजनिंग का क्वेश्चन देगा एनालिटिकल, वो बोलेगा मंडल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव, या मंडल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव। वो बोलेगा इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ कि कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा है। कई बार हम क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रिक्ट को नीचे रख देंगे या मंडल को ध्यान में नहीं देंगे। तो मंडल डिस्ट्रिक्ट से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हमारे लिए। मंडल तो दो ही है ना, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल, 13 डिस्ट्रिक्ट है। अब यहां पर देखो मैंने डिस्ट्रिक्ट के बाद दो और चीजें लगा दी। क्या लगा दी, तहसील्स और ब्लॉक्स। कई लोगों को तहसील और ब्लॉक में नहीं डिफरेंस पता होगा, अब मैं आपको बताऊंगा आगे इसी कोर्स में तहसील और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। इंट्रोडक्शन में ही है तहसील ब्लॉक का डिफरेंस। पर यह है कि डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट किस किस में बटे हुए हैं, तहसील और ब्लॉक में बटे हुए हैं। जो तहसील है उनमें से कुछ तहसीलों में उप तहसील यानी सब तहसील्स भी हैं, और कुछ जो ब्लॉक्स हैं तो वो ब्लॉक्स और जो तहसील है, यही तहसील और ब्लॉक को आप किसमें फिर उसके अंदर क्या चीज मिलेंगी, आपको गांव देखने को मिलेंगे, विलेजेस मिलेंगे। तो तहसील और ब्लॉक मैंने एक ही लेवल पर लगा रखा है, आप देख रहे हो, मैंने एक ही लेवल पर लगा रखा है ये चीज। ऐसा नहीं है कि तहसील के अंदर ब्लॉक आएगा या ब्लॉक के अंदर तहसील आएगा, तो कुछ कारणवश लगाया होगा ना। अगर अब मैं आपको अभी ये नहीं बताता कि ये एक ही लेवल की चीज है, तो आप बोलते सर ब्लॉक ना तहसील के अंदर आते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, तहसील ना ब्लॉक में आता है, कुछ भी बोल सकते थे, या तहसील ब्लॉक में आता है। बड़ा क्या होगा बताओ, तहसील या ब्लॉक। चलो एक एक आंकड़ा देता हूं मैं, पूरा उत्तराखंड, उसके अंदर कुल 110 तहसीलें हैं, ठीक है। ब्लॉक कितने हैं, कुछ आइडिया। ब्लॉक आपके 95 के आसपास। अब मुझे बताओ बड़ा एरिया कौन सा होगा। अब आपको देखो यहां तो उल्टा हो गया, अगर तहसील बड़ा होता तो इनकी संख्या यही होता ना। बट ये सर मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देखिए ये 110 है और ये 95 है, तो ब्लॉक बड़ा हुआ या तहसील, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो नंबर से लग रहा है ना कि क्योंकि ये कम संख्या में है तो इसका मतलब ये बड़ा एरिया होगा। तो सर तहसील और ब्लॉक, इसका मतलब इनमें ये एक दूसरे के अंडर में नहीं हुए, ये मैंने जिले के अंदर एक दूसरे के समांतर पैरेलल लगाया है। तहसील का काम कुछ और होता है और ब्लॉक का काम कुछ और होता है। कुछ ऐसी तहसीलें हैं जिसके अंदर दो ब्लॉक आ रहे होंगे, कुछ ऐसे ब्लॉक भी हैं जिनके अंदर दो तहसीलें आ रही होंगी। आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे एरिया में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन है दोनों किसका हिस्सा, डिस्ट्रिक्ट का। अब ये क्या है वो आगे मैं डिफरेंस में बताऊंगा, बट अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब मैं सबसे पहले आपको जब ये डिटेल में पहले मंडल्स के बारे में बताऊंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, फिर तहसील के बारे में, फिर ब्लॉक के बारे में, फिर गांव का डेटा, ये सारा आगे मैं पूरा फ्लोचार्ट बना करके दूंगा। तो थोड़ा यही तो है उत्तराखंड का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन, तब तो ज्योग्राफी में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो तहसील के नीचे कितनी क्या आती है, उप तहसील। ब्लॉक के नीचे कोई सब ब्लॉक ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लॉक के नीचे आप सीधा गांव डाल सकते हो, और तहसील के अंदर भी सीधा आप उन्हीं गांव को डाल सकते हो। गांव दो तरीके के होते हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, एक होता है विद पॉपुलेशन और एक होता है विदाउट पॉपुलेशन। विदाउट पॉपुलेशन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम, घोस्ट विलेजेस, भूतिया गांव। तो चलो आपको मैं टोटल विलेजेस क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये तो चलो, मंडल तो आपको पता ना दो हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 13 हैं, तहसील्स कितनी हैं, ब्लॉक्स कितने हैं, सब तहसील कितनी है, यानी कि हर तहसील में नहीं है सब तहसील, कुछ कुछ तहसीलों में ही है, जो थोड़े बड़े बड़े तहसील होंगे ना उनमें ही है सिर्फ सब तहसील। और विलेजेस कितने हैं, बाप रे ये तो बहुत ज्यादा है, 100 नहीं है। आपको पता है घोस्ट विलेज कितने हैं, 1008 घोस्ट विलेज है उत्तराखंड के अंदर। हाँ 15,743, नहीं 1008 नहीं, 1048, हाँ 48 के आसपास कोस्ट विलेजेस, मैंने आंकड़ा दे रखा होगा, ये 15,745 विलेजेस विद पॉपुलेशन,
1048 विदाउट पॉपुलेशन और टोटल 16,793 है। एंड दिस इज द सेंसस ऑफ 2011। ये 2011 का सेंसस है। ये मैंने वाणी से निकाला, तो क्रॉस चेक भी करा इसको सेंसस में। अब मैं आपको असली बात बताऊंगा ना, अभी 2-3 साल पहले एक उत्तराखंड का घोस्ट विलेजेस का वो आया था, डेटा आया था, उसमें 2000 से ज्यादा गांव हो गए। पहले 1700 कुछ गांव थे। बट ये सेंसस का आंकड़ा है ना, हमें तो सेंसस का याद करना है ना। जब मेंस लिखोगे वहां आप अपना राय दे सकते हो कि सेंसस के अनुसार 1048 गांव विदाउट पॉपुलेशन, बट फ्रॉम सेंसस 2011 टू नाउ कितने गांव छोड़ करके और वीरान हो चुके हैं, हो गए ना, कितने सारे गांव वीरान हो चुके हैं। तो ये आंकड़ा है आपका विलेजेस विद पॉपुलेशन। ये स्टैटिस्टिक्स आपको याद करना है। ये पूछेगा सर, ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई ना कोई एक को आप पकड़ लो। आपको 1048 याद है या ये याद है, तो ऐड करके ये टोटल विलेजेस का आंकड़ा आ जाएगा। तो सेंसस के हिसाब से 16,793 गांव हैं। 16,793 विलेजेस आर देयर इन उत्तराखंड। काफी है। ये अब इसी स्ट्रक्चर को हमने आगे पढ़ना है। देखते जाओ कैसे पढ़ना है। ये आप स्ट्रक्चर बनाओ। अब देखो, इसी नोट्स को आप पता है कैसे बनाते हो? पेपर में आपकी कॉपियों में नोट्स बने होते हैं। मंडल कितने हैं 2, उसके नाम लिख दे, जिले 13 नाम लिख दे, तहसील 10, सब इसके तो नाम नहीं लिख सकते हो। ब्लॉक्स के तहसील के सबके नाम नहीं पता होने चाहिए, बट कुछ कुछ हम आगे पढ़ेंगे जो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब तहसील। ये मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। अब आपको फ्लो चार्ट से स्टैट्स बहुत ईजी हो जाएगा रिवाइज करते वक्त। फिर लॉजिक भी क्लियर होगा, कौन पहले कौन बाद में, तो आपकी डुअल तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कमिश्नरी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से, पुलिसिंग से क्या फर्क पड़ जाता है इन वर्ड्स में थोड़ा सा। यहां तक की कहानी क्लियर है? सारे फैक्ट्स लिख लिए? ये मैंने स्ट्रक्चर दिया था और ये मैंने इसका क्या कर दिया है, डेटा लिख दिया है। डेटा एक जगह होगा फिल्टर करके, तो रिवीजन। नोट्स कैसे बनाने हैं उत्तराखंड के? नोट्स वैसे बनाने हैं जिससे आपको चीज याद हो, रिवीजन करना क्या हो, इजी हो। नोट्स वैसे बनाने हैं, ये ध्यान में रखना है। गधे की तरह नोट्स मत बनाना कि किताब में भी वैसी बनाया तो तुमने भी वैसी बना दी। नहीं तो आप वाणी पकड़ लो, उसमें तो सब कुछ दे रखा है लाइन टू लाइन नीचे कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, लंबा लगेगा। अब आते हैं सबसे पहले किसके बारे में पढ़े? डिवीजन के बारे में, फिर पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्टों के बारे में, फिर पढ़ेंगे तहसील के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्लॉक के बारे में, फिर पढ़ेंगे गांव के बारे में। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ बस फिलहाल, तब क्योंकि ये पूरा आगे भी तो पढ़ना है ना। तो 2 मंडल है, एक हो गया कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में कितने जिले आते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? 6 पक्का। और गढ़वाल मंडल में ज्यादा किसमें है? एरिया में ज्यादा बड़ा कौन सा है? एरिया में। डिस्ट्रिक्ट तो 7 है वहां, पर एरिया में, क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है? गढ़वाली है पक्का। मतलब ये लगा रहे हो कि 6 हैं तो इसलिए। हम्म, बड़े बड़े कौन से? हाँ हाँ, वहां भी तो पिथौरागढ़ कितना बड़ा है, देखो अल्मोड़ा नैनीताल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ये है हमारी बाउंड्री। ठीक है, बागेश्वर, ये बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं इन मंडल के? क्वेश्चन पूछा कैसे कि 6 कौन से हैं, ये तो बता ही दोगे अभी। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स बताओ मंडलों के। इधर से चमोली, इधर से, तो गढ़वाल के कुमाऊं मंडल से लगने वाले कितने जिले हैं?
कितने हो गए? यहाँ तो दो ही दिख रहे। और कुमाऊं मंडल के गढ़वाल से लगने वाले कितने जिले हैं? मतलब 5 नहीं लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। उधम सिंह नगर तो टच नहीं कर रहा, तो यूपी को टच कर रहा है। कितने जिले हो गए? 4 जिले। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। ये मतलब हर क्वेश्चन में स्लाइड में नहीं बनाऊंगा, बोर्ड में नहीं बनाऊंगा, मैं आपको बताता रहूंगा कि ऐसे ऐसे दिमाग लगाते रहा करो। आपने दिमाग क्या लगाना है? पढ़ते वक्त क्या करना है? हाँ पढ़ रहा हूं मैं, जान रहा हूं 6 है, ये है, वो है, नहीं नहीं। इससे सवाल कैसे पूछेगा यूकेपीएससी? आपने कोई रिवर सिस्टम निकाल दिया, नदी तंत्र, सवाल कैसे पूछेगा? गंगा नदी से कैसे पूछेगा? अलकनंदा नदी से पूछे, धौली गंगा से क्या सवाल पूछेगा? क्या सवाल पूछेगा आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि क्या है क्या नहीं है। अब यहां पर देख लो कुमाऊं मंडल, इससे रिलेटेड फिलहाल क्या क्या फैक्ट पता होने चाहिए? 3 चीजें पता होनी चाहिए। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1818। 1816 में, 1814 में युद्ध होता है। कौन सा? फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, पहला आंग्ल नेपाल युद्ध। और 1816 में संगोली की ट्रीटी होती है, ठीक है। और 1818 में कुमाऊं मंडल एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। कुमाऊं मंडल एस्टैब्लिश्ड कब हो जाता है? हाँ, लेकिन ऑफिशियली इसका जो हेडक्वार्टर बनता है 1854 में। आप समझ रहे हो? ऑफिशियली, क्योंकि कोई मंडल होगा तो उसका मुख्यालय भी तो होना चाहिए ना। तो 1818 से 1854 तक कुमाऊं मंडल का कोई हेडक्वार्टर नहीं था। वो मंडल की तरह काम तो करता था, लेकिन ऑफिशियल कोई घोषणा नहीं हो रखी थी। तो आप किसी किसी बुक में देखोगे कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो रखी है, और उसकी राजधानी क्या थी? क्या थी? नैनीताल थी। जबकि इससे पहले कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा से चलता था। तो कुमाऊं मंडल 1818 में बन चुका था, और इसका हेडक्वार्टर 1818 से 1854 तक कहां पर था? अल्मोड़ा था। उसके बाद जब अल्मोड़ा और नैनीताल को दो डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग करा ना इन्होंने, तो तब इन्होंने अल्मोड़ा से शिफ्ट करके नैनीताल इसका हेडक्वार्टर बनाया। और आज भी कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर कहां पर है? नैनीताल में। तो आपको करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, हिस्ट्री में पहला क्या था वो भी याद रखना है, और कहां पे बदला हुई, अदला बदली हुई, वो भी याद रखना है। आपके पास कितने इंस्टेंसेस आ गए? 3 इंस्टेंसेस आ गए, 1818, 1854 और प्रेजेंट जो भी है। और इसका लिंक कहां से आप लोग हैं? वो 1814 से 16 फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, पहला आंग्ल नेपाल वॉर जब होता है उसके, उससे लगा। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसको ये तो आपको पता ही है। नैनीताल, अल्मोड़ा, ये एक दूसरे से बने हुए। फिर पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये सारे डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन का ऑर्डर अभी आपको पढ़ना है। सबसे पहले उत्तराखंड में कौन सा जिला था? डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? यही गड़बड़ हो गया। लेटेस्ट तो बता दो, चलो पुराना नहीं बता पा रहे हो तो। देहरादून जिला कब बना था? है? चलो लेटेस्ट कौन से जिले बने ये तो पता होगा यार, हाल ही में लेटेस्ट। और अभी तो 3 4 और प्रपोज कर रखे हैं। लेटेस्ट जिले कौन से बने? चमोली कब बना? उत्तरकाशी कब बना? पिथौरागढ़ कब बना? कुछ है आइडिया? थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ रखा है भाई? जो जिस जिले का वो तो बता ही दे। तुम बताओ बागेश्वर कब बना है? अरे भाई 1800 में कहाँ बन गया, 1960 में बना। लेटेस्ट कौन सा है? ए भगवान। चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, लास्ट डिस्ट्रिक्ट है 13वां बागेश्वर। बने ये सब एक ही साथ थे। बने लास्ट एक साथ थे ये। चलो कोई नहीं, ये सब याद करना है, मतलब दिमाग में डालूंगा सवाल तो याद भी तो होगा ना। ठीक है, तो अभी तो मैंने ये 3 बातें बताई। कुमाऊं मंडल कब बना, इसका मुख्यालय कौन सा, और इसके 6 डिस्ट्रिक्ट क्या है। ये हो जाएंगे याद अपने आप, मतलब पहले कौन सा बना, कौन सा बना, भी हो जाएगा सब एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसी 3 चीजें मुझे गढ़वाल मंडल की भी याद करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो गढ़वाल मंडल कब बना? 1969 में। हाँ ये पर मैंने उस टाइम प्रूव नहीं किया ना आपको। ये 1969 में बना, बोला था। ठीक है, ये 1969 में बना है।
कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 7। ये आप लोगों ने मुझे बताया है। 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से, वो इजीली लगा सकते हो। पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। ध्यान दें, आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते वक्त साथ मत याद रखना, सिर्फ आपको लिख करके वो सारे, आपको लगेगा यार मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी आप मैप पे बनाना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल। इसको पौड़ी क्या बोलते हैं? गढ़वाल। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मिल गया, ये लिख लिए सारे। ये तो खैर ये स्लाइड भी मिल जाएगी ना आपको, तो ये तो मैं पीडीएफ सब दे दूंगा आपको, ये सारा इनकेस छूट भी गया तो ये सब मिल जाएगा आपको। एक्चुअली पहले कुमाऊं डिवीजन था, और जो गढ़वाल वाला जो एरिया था उसमें आधे से ज्यादा एरिया तो टिहरी के राजा के पास था, जो ज्यादा से ज्यादा एरिया था। जो एरिया थोड़ा बहुत था भी अंग्रेजों के पास था, तो उन्होंने कमिश्नरी एस्टैब्लिश कर रखी थी, उसको उसको कमिश्नरी नाम दे रखा था। तो जब कमिश्नरी के पास लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के साथ पॉलिटिकल चीजें जब सब आई, तब जाकर के उसको डिवीजन घोषित किया गया, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ हमारे, मतलब यूपी के उससे। तो यहां पर ये तीनों का कंपैरिजन दे दिया मैंने। क्या दे दिया? कुमाऊं मंडल का कब फॉर्मेशन हुआ, तो गढ़वाल मंडल का कब हुआ, इसके 6 डिस्ट्रिक्ट तो इसके 7 डिस्ट्रिक्ट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैनीताल, जो कि अभी है, लेकिन उससे पहले क्या था? अल्मोड़ा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पौड़ी है। ये जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर सारी कहानी पढ़ेंगे ये सब, ये यहाँ बनने से लेकर के ये क्यों चेंज हुआ, वो क्यों चेंज हुआ, ये सारा का सारा। तो ये आप एक साथ कंपेयर करो इसको। जब आप एक साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर वो पूछे गढ़वाल का स्थापना कब हुआ है, ये सब, तो इसके साथ साथ उसका भी दे देगा ऑप्शन के अंदर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये है क्रोनोलॉजी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। बहुत कम लोग क्रोनोलॉजी बताते हैं कि पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, मगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मंडल अलग चीज हो गई है, ठीक है ना। अब क्या है, मंडल के अंदर क्या होते हैं? जिले। तो ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट का दर्जा किसको कब मिला, किसको कब मिला? तो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? यहां पौड़ी है, देख लीजिए। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? पौड़ी गढ़वाल। ये हेडक्वार्टर्स भी याद रखने, सिर्फ आप यहां से लास्ट में कंक्लूड करेंगे। 13 में से 2 ही ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जिनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसके नाम पर नहीं होंगे। एक हो गया चमोली, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहां पर है? गोपेश्वर में। और एक हो गया उधम सिंह नगर, उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहां पर है? अरे वही नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूं, 2 हैं ऐसे जिनके वहां नहीं है, आप बोल रहे हो वही है। होगा तो उसी के अंदर कहीं पर जगह का नाम बताओ। उधम सिंह नगर का। अबे हल्द्वानी उधम सिंह नगर में कहाँ आता है? हल्द्वानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो फिर ये भी तो ध्यान दो। अरे दूसरे जिले में क्यों जाएगा? उसका जिला मुख्यालय उसी जिले की सीमा के अंदर तो होगा। ये देखो रुद्रपुर, कहाँ गया रुद्रपुर? उधम सिंह नगर का क्या है? सिर्फ ये 2 आपको दिखेंगे। गोपेश्वर कहाँ गया? ये। बाकी आप सब देखो, पौड़ी का पौड़ी, देहरादून देहरादून, अल्मोड़ा अल्मोड़ा, नैनीताल नैनीताल, टिहरी न्यू टिहरी। टिहरी का भी न्यू टिहरी है, चलो पहले नीचे वाला टिहरी था, तो वो डैम बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी उत्तरकाशी, चमोली का गोपेश्वर, हरिद्वार का हरिद्वार, उधम सिंह नगर का रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग का रुद्रप्रयाग, चंपावत का चंपावत, बागेश्वर का बागेश्वर। सबका एक ही है, तो याद थोड़ी करना सबका, सिर्फ आपको 2 के याद रखने। किसके? जो अपवाद है, किसका अपवाद है? गोपेश्वर और रुद्रपुर का, ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी होगा उसको देखो रुद्रपुर पता ही नहीं चल रहा है उसका, और चमोली का आपको पता है गोपेश्वर। अब यहां क्रोनोलॉजी है, पौड़ी कब बना था जिला? 1840, 1840 अंग्रेजों के टाइम पर ही बन गया था। देहरादून कब बना? 1871। अल्मोड़ा कब बना? 1891। तो यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बन रहे हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। एक्चुअल में अल्मोड़ा से ही क्या बना था? नैनीताल अलग हुआ था, तो दोनों को, अल्मोड़ा और नैनीताल को, जिला का दर्जा मिला था 1891 में। टिहरी गढ़वाल 1949। क्यों? क्योंकि टिहरी गढ़वाल तो पहले अंग्रेजों का था ही नहीं ना। टिहरी गढ़वाल वो तो टिहरी के राजा का था, और अंग्रेजों की उस राजा के साथ क्या थी?
सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस थी। 1947 में हम लोग जब इधर से अंग्रेजों से आज़ादी कर रहे थे तो यहाँ टिहरी के राजा से भी हम लोग आज़ादी चाह रहे थे। हमने कहा नहीं चाहिए हमें राजा वाजा। राजा ने बोला यार अब ये लोग तो मारेंगे कुट कुट करके, तो फिर वो इतिहास अलग पढ़ेंगे, लेकिन उसने साइन कर दी भारत सरकार के साथ, पटेल जी के साथ, सरदार पटेल जी के साथ, कि साहब मैं राजशाही छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या दे दो आप, संसद सांसद बनने का अधिकार मुझे ही देते रहना कुछ सालों तक। तो वहीं से आता है ना, देखा टिहरी का सांसद। फिर उसके बाद मेरी कुछ जो प्रॉपर्टी है अपनी खुद की पर्सनल कर देना, मेरा महल, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये मेरी पर्सनल चीज़ें कर लेना, बाकी गाँव गूँ वगैरह लोगों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास अभी भी अपनी पर्सनल। तो वो समझौता किया ना, तभी तो मिली इतनी प्रॉपर्टियाँ। नहीं तो मार काट करके करते ना, थप्पड़ थुप्पड़ मार करके उनको भगा बिठा भी देते चुपचाप, लेकिन किया नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी करनी थी थोड़ी। पिथौरागढ़ का देखो 3 जिले फिर बने उसके बाद। 1949 से पहले कितने जिले थे? पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल। ये आपसे पूछेगा कि आजादी से पहले उत्तराखंड के कितने जिलों का गठन हुआ था, आजादी के बाद किस किस का हुआ। सबसे पहले आजादी के लिए तो टिहरी ही लिंक कर देना, क्योंकि आपको टिहरी से भी आजादी मिली है। अगर अभी टिहरी से आजादी नहीं मिली होती तो हमारे प्रभाकर जी राजा की सेना में होते, क्षत्रिय होते ना, तो राजा की सेना में होते आप, सेनापति। ये तुमको एसएसबी देने की जरूरत नहीं थी, वहीं तुम्हारा एसएसबी हो जाता। शश शशांक वहां पर राज दरबार में राज पुरोहित होता, वो भात बना रहा होता वो राजा के लिए, ये पातड़ पड़ रहा होता। सर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ये तीनों उत्तराखंड के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एरिया में। आप समझ रहे हो? एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली। उसके बाद कौन सा है? उत्तरकाशी। उसके बाद कौन सा है? पिथौरागढ़। तो ये तीनों बड़े डिस्ट्रिक्ट आपके 1960 में बने। ये जो 3 एक साथ बने उसका ईयर तो याद रखना ही रखना। फिर उसके बाद हरिद्वार 1988 में बना, उधम सिंह नगर 95 में बना, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये आपके 1997 में बने। अब आप मुझे बताओ कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कितने जिले बने? कौन कौन से? हाँ 3, मतलब बजा दो बीन। तो क्या दिमाग ध्यान कहाँ था? इंटरव्यूअर बंद कर देता हूँ। इंटरव्यूअर जो है वो आपको सवाल ही तो पूछेगा, और आपके अगर जो ये लिसनिंग स्किल्स नहीं हुई, आप उसको रिपीट करोगे, सर क्या बोला आपने सर, पार्डन मी सर, दैट इज अ नेगेटिव इंप्रेशन। आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना है, आपको अपना फोकस और अटेंशन बढ़ाना है। एक चूक कहीं भी हो गई, प्री मेंस कहीं भी, एक चूक से आप अच्छे खासे अधिकारी की रेस से बाहर हो सकते हो। 8th पे कमीशन आ रहा है, एसडीएम या कुछ बड़ा पीसीएस अधिकारी बन गए तो क्या हो जाएगा फिर? 8th पे कमीशन सोचो यहां भी लागू होगा, पैसा ही पैसा होगा, ताकत, पावर, रुतबा अलग चीज है भाई। फिर आपका सर्कल भी पावरफुल लोगों के बीच में होगा। किसी किसी होटल में जाना है, जी एसडीएम साहब आ रहे हैं वहां के फलाने के होटल में, स्टे फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सब कुछ फ्री, करो बच्चों दंगा करो जो करना है। क्या लाइफस्टाइल होगी सोचो। कोई जमीन का विवाद फंस गया है ना, कितने का, 5 करोड़ का, कोई नहीं, 10 लाख लिया ना सेटल कर देंगे, 20 लाख लिया ना सेटल कर देंगे। क्या करें इस 20 लाख का, क्या करें? बीवी को कांचीपुरम साड़ी दिला दो 50,000 की, 1 लाख की नहीं, कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगी। ऐसा बहुत है, पावर अलग है। एसडीएम साहब की गाड़ी जा रही है, पता चला वहां इंक्वायरी हो गई एसडीएम साहब के ऊपर घूस लेते हुए। ठीक है सर, राज्य गठन के बाद कोई भी, इधर आ जाओ, राज्य गठन के बाद कोई भी जिला नहीं बना। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है ना, यहां पर आपको प्लॉट करना है, ये मैप पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सा जिला लगाना है, ये कौन सा जिला है, 1840। उसके बाद कौन सा बना 1871 के अंदर, देहरादून कहां पर है, ये रहा 18 से, आपकी कॉपी में ऐसे प्लॉटिंग होनी चाहिए। उसके बाद कौन सा बना, अल्मोड़ा कौन सा है इसमें से, ये वाला है या ये वाला है, ये वाला,
अल्मोड़ा कब बना? 1891। तो इसी के ठीक नीचे कौन सा है? 1891। ये दो अगल बगल में है। बस थोड़ा सा दिक्कत, जो रिवीजन नहीं करेगा वो को क्या पता नैनीताल ऊपर लगा दे, अल्मोड़ा नीचे लगा दे। पर सर आप कोर्स इतना कर लोगे ना, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैप पर भी और चप्पे चप्पे पर उत्तराखंड के इतना क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा बना? कहाँ चले? 1949। कहाँ चले? टिहरी के राजा के पास। तो कितने जिले बन गए थे? 1 2 3 4 और ये हो गया 5। 5 जिले तो आपके आजादी से पहले बने। फिर 3 बड़े जिले। कहाँ होगा? 49 ही तो करा। हाँ तो हाँ 49 हो गया ना। हाँ आजादी से के बाद, सॉरी। हाँ संविधान लागू होने से पहले लगा लो। ठीक है। और उसके बाद 3 गण कब बने आपके? हाँ तो पिथौरागढ़ 1960, ये भी 1960 और ये भी 1960। तो उत्तरकाशी और चमोली। उसके बाद 1980, ये है हरिद्वार। हरिद्वार 1988। फिर उसके बाद 1995 क्या होगा? उधम सिंह नगर, यूएस नगर 1995। कितने हो गए ये? 5 6 7 8 9 और 10। अब बच गए कितने? 3। तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग लगाओ, आरपी 1997। उसके बाद लगाना आपने चंपावत, सीपी लगा दिया मैंने 1997। और लास्ट में लगाना है आपने बागेश्वर 1997। तो ये प्रैक्टिस करनी है मैप पे, मैपिंग की और अच्छी आपकी वो हो जाएगी। आप मैप पर भी प्लॉट करो ये चीजें। इसलिए आप देखना आगे हर जगह में ब्लैंक मैप लेकर के आऊंगा, ताकि ये चीज हम मैप पर भी प्रैक्टिस करें। क्लियर है? तो सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबसे नया डिस्ट्रिक्ट? कुछ थोड़ा ट्रिक बनाना है याद करने के लिए, फ्लो चार्ट। एक तो आपने याद रखना है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक साथ बने हैं, जिसका वर्ष एक ही है, ईयर एक ही है। जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट वाला कौन सा है? 1891 में अल्मोड़ा और ऐसी 3 डिस्ट्रिक्ट वाले एक साथ 2 बार बने, एक 1960 में और एक 1997 में। 1960 में कौन कौन से बने? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। और 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। ये 3 1960 के 3 लार्जेस्ट है ऑलरेडी। पहले नंबर पर लार्जेस्ट कौन सा है? ये। दूसरे पे लार्जेस्ट, तीसरे पे लार्जेस्ट। और ये 3 वाले जो है वो 3 सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर है? 3 सबसे क्या हो गई? ये स्मॉलेस्ट हो गए। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? चंपावत है। उससे छोटा? उससे छोटा? तो अब आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का एरिया का भी ऑर्डर याद रखना है, जनसंख्या का भी ऑर्डर याद रखना होगा, जनसंख्या घनत्व का भी ऑर्डर याद रखना होगा। हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया और टोटल पॉपुलेशन हो गया। सब याद कर लेंगे, सब फिल्टर करके दे दूंगा। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं।